शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष के से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने में नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 14 वर्ष। तो देखिए अनुच्छेद 24 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद 24 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी से रिलेटेड एक और यहाँ पे अनुच्छेद की हम बात करेंगे, अनुच्छेद 23, ठीक है। अनुच्छेद 23 इसलिए में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कि दुर्व्यापार की बात करें, मानव तस्करी की बात करें, बालात श्रम की बात करें, जैसे जो भी इस तरह की चीज़ें होती है उन पर रोक लगाने के लिए अनुच्छेद 23 लागू किया गया है संविधान में। ये जो है चीज़ें और इस पर आधारित कानून बना हुआ है, ठीक है। तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद अगर बात करें 23 की तो व्यापार की बात करें, है ना। व्यापार मीन्स किस तरह के व्यापार, मीन्स कि बच्चों का व्यापार या तस्करी जिसको कहते हैं, तस्करी हो गया, बालात श्रम हो गया, है ना। इस तरह की चीज़ें आपको अनुच्छेद 23 में देखने को मिलेगा। जबकि अनुच्छेद 24 जो होता है किसी भी बच्चे को 14 वर्ष के कम आयु वाले बच्चे को कारखाने में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये जो 23 और अगर हम 24 की बात करें तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और मौलिक अधिकार की अगर बात करते हैं तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, तो पॉइंट नंबर 1 की 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 24 जो है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कारखाने में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव का व्यापार हो या बालात श्रम हो, जैसे तस्करी जैसे चीज़ें हो, आप इसमें शामिल है, ठीक है। इस पर रोक लगाने से संबंधित शामिल है चीज़ें। आगे बढ़ेंगे कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह से संबंधित गवर्नर जनरल वायसराय का नाम बताना है ना। तो उस गवर्नर जनरल या वायसराय का नाम बताना है जो कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग इसका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सवाल नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा कांगो नदी। कांगो नदी की अगर हम बात करें तो कांगो नदी कहाँ गिरती है, तो कांगो नदी गिरती है अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर में। और एक तो ये हो गया, दूसरा इसका क्वेश्चन कि ये एस आकार का, ठीक है, एस आकार का ये होता है। तो क्वेश्चन आता है कि अटलांटिक महासागर किस आकार में देखा जाता है, तो एस आकार में देखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि राज्यपाल विधान परिषद में, ठीक है, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यपाल जो है 1/6, ठीक है, सदस्य को मनोनीत कर सकता है विधान परिषद में, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सवाल नंबर 5 है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी महिलाओं ने की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3 बार महिलाओं ने की। कब कब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक तो 1917 की बात करेंगे, एक बार 1925 की बात करेंगे, एक बार 1933 की बात करेंगे। 1917 में की बात करें तो किसकी बात करेंगे यहाँ पे, एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। अगर बात करेंगे 1925 की बात करें तो सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू। अगर 1933 की बात करेंगे तो नेली सेन गुप्ता, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, नेली सेन गुप्ता 1933 के जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वहीं 1925 की बात करते हैं तो सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता किया था। और 1917 की बात करें तो एनी बेसेंट ने, ठीक है, कहाँ से, तो ये मद्रास से, मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में। सरोजिनी नायडू की बात करें तो कहाँ से थी, यहाँ पे ये भी मद्रास कहीं होगा, ठीक है, मद्रास कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और यहाँ पे अगर बात करें नेली सेन गुप्ता का तो कलकत्ता की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3-4 महत्वपूर्ण चीज़ें, 1917, 1925, 1933, एनी बेसेंट मद्रास, सरोजिनी नायडू मद्रास, नेली सेन गुप्ता कलकत्ता, ठीक है। चलिए यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। एक लाइन में लोकसभा अध्यक्ष। और यहाँ पे एक धन विधेयक का यहाँ पे बात किया गया, तो धन विधेयक को किस अनुच्छेद
में परिभाषित किया गया? तो अनुच्छेद 110 में इसको परिभाषित किया गया। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो धन विधेयक को अनुच्छेद 110 के अंतर्गत वर्णित किया, मीन्स के परिभाषित किया गया है, याद रखिएगा। चलिए, एक यहाँ से और क्वेश्चन भी आता है कि राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकता है। राज्यसभा केवल 14 दिन तक क्या कर सकता है? इसको रोक कर रख सकता है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। इसका करेक्ट आंसर होगा 1946, ठीक है। कैबिनेट मिशन आया था 1946। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सवाल नंबर 8 है कि नारंग कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से, ठीक है। आगे बात करेंगे अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? तो अंकटाड का मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा। और इसका फुल फॉर्म की बात करते हैं तो क्या होगा? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ से दो बातें, अंकटाड का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, इसका मुख्यालय नोट कर लीजिए। अगर बात करें यहाँ पे आगे बढ़ के कि इसका जो प्रथम सम्मेलन की बात करते हैं तो 1964 में हुआ था। तो खैर इतनी बातें आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुनीत अरोड़ा। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले भारत में अगर तोपखाने की बात करें तो बाबर ने प्रयोग किया था, ठीक है। और ये कब किया था भाई? याद रखिएगा कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप का प्रयोग किया था सर्वप्रथम, ठीक है। पानीपत का युद्ध में, पानीपत का युद्ध, ठीक है, पानीपत का युद्ध। और ये कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब तो तारीख भी पूछने लगा है भाई। 21 अप्रैल 1526 बाबर और किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी, ठीक है। बाबर और किसके बीच में हुआ था? बाबर प्लस इब्राहिम लोदी, जिसमें लोदी की हार हुई, इसकी विजय हुई। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सवाल नंबर 12 की घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा राजस्थान में, ठीक है। घाना पक्षी विहार कहाँ है? तो राजस्थान में। आगे बढ़ेंगे कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु होता है वो कितना होता है? न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्लूटोन किस ग्रह का जो है प्रमुख ग्रह है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लूटोन किस ग्रह का ग्रह यहाँ पे लिखा हुआ है, किस ग्रह का प्रमुख ग्रह है? नेपच्यून, या हिंदी में कहेंगे वरुण। अगर बात करें यहाँ पे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वरुण या नेपच्यून की बात कर ली। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि शनि का उपग्रह का नाम क्या है? तो शनि का जो उपग्रह का नाम है, जो इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, उसका हो जाएगा टाइटन। वहीं बृहस्पति ग्रह का जो एक प्रमुख उपग्रह है जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा ज्ञानीमीड, ठीक है, ज्ञानीमीड, ठीक। इतना याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और वरुण ग्रह को हरे रंग का ग्रह भी कहा गया है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि वायुमंडल की निम्न परतों में बढ़ती दूरी के क्रम में सजाइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 5 3 2 4। 1 5 3 2 4 का मतलब होगा पहले क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका समताप मंडल, फिर हो जाएगा आपका आयन मंडल, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे आयन नहीं, ओजोन मंडल, फिर हो जाएगा आयन मंडल, और लास्ट में हो जाएगा वायुमंडल, ठीक है। इस तरह से सजाना है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 74वां संशोधन द्वारा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74वां संशोधन द्वारा। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम, मीन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जुल्फिकार भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है?
तो पहले इसका एस्टेब्लिशमेंट जान लेंगे तो सभी के बारे में पता चल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे IMF, ठीक है। IMF की बात करते हैं तो इसका जो आंसर, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1945 में, ठीक है। WHO की अगर बात करते तो ये हुआ था 1948 में, और WTO की बात करें तो 1995 में, और इसकी बात करें तो 1919 में, ठीक है, 1919 में। तो अब यहाँ से पता चल गया कि सबसे पुराना संगठन कौन सा है, तो ILO, ठीक है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस प्रकाश में होती है? तो सबसे ज़्यादा होगा प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में, ठीक है। लाल रंग की जो होगा प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस प्रकाश में होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में होती है। और सबसे कम की बात करते हैं, इसमें जो होता है ना सबसे कम होता है, बैगनी में क्या होता है? सबसे कम होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण जो होगा, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। अब यहाँ से एक दो सवाल और जानेंगे कि पृष्ठ तनाव का जो ऐसा मात्रक क्या होता है, इसका अगर हम बात करें ऐसा मात्रक क्या होता है, तो नोट कर लीजिएगा। इसका ऐसा मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन कि ताप बढ़ने पर, अगर ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो जब ताप बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? आंसर इसका हो जाएगा कम हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, ठीक है। और क्रांतिक ताप पर यह शून्य हो जाता है, और शून्य कब हो जाता है? शून्य हो जाता है क्रांतिक ताप पर, क्रांतिक ताप पर ये शून्य हो जाता है। तो दो यहाँ पे बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। एक तो ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम होता है। दूसरा कि क्रांतिक ताप पर ये शून्य हो जाता है, ठीक। विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और कि अमीटर को जो है किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि इसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। इसका जो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। और आदर्श अमीटर की अगर बात करते हैं, प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? शून्य हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ से और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, वोल्ट मीटर की बात करते हैं। वोल्ट मीटर, इसको कैसे किस क्रम में जोड़ा जाता है? इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो पहला चीज़ है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आदर्श वोल्ट मीटर की बात करें तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? इसका प्रतिरोध होगा अनंत होता है, ठीक है, अनंत होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से आपको 2 3 4 पॉइंट आपको मैंने सिखाया कि विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है? धारा। धारा को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। वोल्ट मीटर की बात करते हैं समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और इस एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आगे बढ़ेंगे, संवेग के बदलाव की दर के समानुपाती होता है, क्या होता है? बल होता है, ठीक है, बल होता है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और था, बल कैसी राशि है? तो ये सदिश राशि है। एक पॉइंट नोट किया, एसआई मात्रक क्या होता है इसका? एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है, एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। अच्छा, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व नियम कहा जाता है, और इसी से बल का परिभाषा निकलता है, ठीक है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व या गैलीलियो का नियम कहा जाता है, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे एक बात करेंगे संवेग का। संवेग का जो होता है यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? संवेग का फॉर्मूला होगा मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, द्रव्यमान गुने वेग। और अगर बात करते हैं कि संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो संवेग का ऐसा मात्रक होता है kg मीटर पर सेकंड,
केजी मीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि मानव ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है कौन सा है, वो आंसर होगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरा में जो अम्ल पाया जाता है वो हो जाएगा सैक्ट्रिक एसिड। सैक्ट्रिक किधर गया, तो टार्टिक एसिड किस में पाया जाता है, तो टार्टिक एसिड की बात करें तो ये इमली में पाया जाता है। ठीक है, चलिए एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, तो टमाटर में पाया जाता है। ठीक, चलिए सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ब्यूटेन। ठीक है, सिगरेट में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आता है कि एलपीजी में, ठीक है, एलपीजी में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। ठीक है, ब्यूटेन प्लस प्रोटेन। और एलपीजी गैस में एक चीज़ और होता है कि मिथाइल मरकप्टन होता है। ठीक है, मिथाइल कॉप्टेन। ठीक है, मिथाइल मरकप्टन का मतलब ये होता है कि इसके वजह से क्या होता है ना, गंध देता है, जिससे पता चलता है कि गैस का रिसाव हो रहा है कि नहीं। ठीक है, धातु में सबसे अधिक आघात वर्धनीय मीन्स कि पीट के उसको चादर के द्वारा बनाया जा सकता है, सबसे ज़्यादा किस में होता है, सोना में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि हैजा के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है। हैजा के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है, इसके बाद बात करेंगे हम अभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैक्टीरिया। हैजा के लिए उत्तरदायी कारक कौन है, बैक्टीरिया। और हैजा रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो विब्रियो कॉलेरी के द्वारा। ठीक है, इस वायरस का नाम क्या है, विब्रियो कालेरी। ठीक है, विब्रियो कालेरी ये वायरस का बैक्टीरिया का नाम है। यहाँ से क्वेश्चन आता है टाइफाइड जो होता है यहाँ से टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड में किस यहाँ पे बैक्टीरिया के वजह से होता है, तो साल्मोनेला टाइफी। ये किसको इन्फेक्ट करता है, आंत को इन्फेक्ट करता है, और ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है ना, किसके द्वारा होता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, टाइफाइड तो आपने सुन लिया। ठीक है, एक होता है काला जार। ठीक है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, काला जार किस परजीवी से होता है, ये परजीवी से होता है, तो इसका होगा लिस्मैनिया डोनावानी। ठीक है, लिस्मैनिया ये परजीवी द्वारा होता है। ठीक है, ये परजीवी के द्वारा होता है। ठीक है, और काला जार किसको प्रभावित करता है, तो ये अस्थि मज्जा को मीन्स कि बोन मैरो को ये प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा किससे मापी जाती है, तो आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। नेक्स्ट है कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि इनमें क्या होता है, किसके कारण होता है, तो इसमें कोबाल्ट होता है। हालांकि कोबाल्ट का जो है शरीर में इसकी जो होता है बहुत ही कम मात्रा की ज़रूरत होती है। और कोबाल्ट क्या करता है, ये आरबीसी को, ठीक है, ये आरबीसी को और जो विटामिन B12 है उसके संश्लेषण हेतु इसका यूज़ किया जाता है, मीन्स कि इसका उपयोग होता है शरीर में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपने कोबाल्ट के बारे में जान लिया कि आरबीसी का बात करें। ठीक है, आरबीसी और विटामिन B12 का संश्लेषित करता है। रेडियो सक्रिय की बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन और भी आता है कि रेडियो सक्रिय एक तत्व है जो कि स्ट्रांसियम 19 है, उसके कारण अस्थि कैंसर होता है, कैडमियम के कारण इटाइटाई होता है। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको मैंने और सिखा दी, ध्यान रखिएगा। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एक चीज़ यहाँ से और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो मानव में जो रक्त की भिन्न डिफरेंसेस पाया जाता है। ठीक है, ब्लड का जो डिफरेंस होता है किसके कारण होता है, उसका मुख्य कारण है आरबीसी में पाई जाने वाली ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन जिससे क्या कहते हैं, जिसे एंटीजन कहते हैं ना, हाँ एंटीजन कहते हैं। चलिए, जिसे एंटीजन कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया, आपको नोट कर लीजिएगा। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B7 का नाम है बायोटीन। ठीक है, विटामिन B7 का नाम क्या है, बायोटीन। तो थायमिन किसका है, विटामिन B1 का। रेटिनॉल का जो है कि क्या है, रेटिनॉल विटामिन A
का रासायनिक नाम है, और यहाँ पे ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, B1 का है थायमिन, और B7 की अगर हम बात करें तो बायोटीन। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है। B3 की अगर बात, अच्छा B2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ठीक है, नोट कर सकते हैं। B3 की बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, नियासिन। नियासिन कहिए या निकोटिनेमाइड। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, तो सबसे लंबा वृक्ष है वो सिकोया। ठीक है, सबसे लंबा वृक्ष है, और ये नग्न बीज है, नग्न बीजी पौधा है, ये नग्न बीजी पौधा है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। तो ये करता क्या है, विद्युत अगर मोटर की बात करते हैं ना, विद्युत मोटर की बात करें तो ऊर्जा का रूपांतरण करता है आपका विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं दाब की बीमारी का। यहाँ पे बीमारी पूछा क्या है ना, दाब की बीमारी। पहले यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए कि दाब का, ठीक है, दाब का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। अच्छा, फोर्स का एक और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को क्या लिखते हैं, केजी। ठीक है, केजी हो गया, और एक्सेलरेशन का क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से बना है आपका केजी के लिए क्या एम का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हो गया, और मीटर के लिए एल का यूज़ करेंगे, और सेकंड के लिए टाइम का यूज़ करेंगे। तो चूँकि ये नीचे है, नीचे की ओर, तो ऊपर जाएगा तो T−2 हो जाएगा, है ना, T−2 हो जाएगा। तो भाई यहाँ तो फोर्स का तो पता चल गया। और यहाँ पे अगर इसको अगर इस तरह से सजाते हैं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, फोर्स का तो यहाँ पे MLT−2 हो गया, -2 हो गया, और एल का तो L स्क्वायर हो जाता है। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ML-1 T-2। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ग। आगे बढ़ेंगे सवाल में, फ़ारेनहाइट स्केल पर न्यूनतम संभव ताप क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 539.4 फ़ारेनहाइट, है ना, सॉरी ये नहीं होगा, -459 कहाँ गया, यह -459.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट का जो हिमांक बिंदु कितना होता है, फ़ारेनहाइट का जो होता है, जो सबसे कम तापमान की बात करते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और भाप बिंदु की बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये हो गया आपका हिमांक बिंदु, ये हो गया भाप बिंदु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि डायोड बल्ब का खोजकर्ता कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा J.S. फ्लेमिंग। ठीक है, डायोड बल्ब के जो खोजकर्ता है J.S. फ्लेमिंग। और LD फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये किस बल्ब का आविष्कार किया था इन्होंने, ट्रायोड बल्ब का। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, नाम में समानता तो मिलता है लेकिन थोड़ा अंतर है, ट्रायोड बल्ब। ठीक है, मार्कोनी की बात करते थे, रेडियो का आविष्कार इन्होंने किया था। चलिए, शराब का पीएच मान कितना होता है। तो शराब का पीएच मान होता है 2.8। तो 2.4 किसका होता है भाई पीएच मान, ये होता है सिरका का। ठीक है, ये होता है सिरका का। 2.2 किसका होता है, तो ये होता है नींबू का। ठीक, 2.6 का यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, यहाँ पे है। तो जो एग्जाम में पूछा जाता है, सिरका पूछ दिया जाता है, नींबू पूछ दिया जाता है, आपका शराब पूछ दिया जाता है। अच्छा, रक्त का भी पूछा जाता है, तो रक्त का क्या होता है, 7.0 से लेकर कितना होता है, 7.8 तक होता है। तो कई बार एग्जाम में 7.4 अगर पूछ दिया जाता है, आप इसे टिक करेंगे 7.4। ठीक है, मूत्र की बात करते हैं, मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4 होता है। तो ये सब याद कर लेगा, एडिशन आपको इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ। एप्सन का सूत्र बताना है, एप्सम लवण का सूत्र बताना है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा MgSO4 × 7H2। ठीक है, तो गाइज पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका मुख्य आधार था यहाँ पे शिकार करना। ठीक है, पूर्व पाषाण युग का मानव जीविका का मुख्य आधार क्या था, शिकार करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि मानव द्वारा, ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम
सर्वप्रथम जो धातु का उपयोग किया गया था वो किस धातु का उपयोग किया गया था? इसका करेक्ट आंसर इसका जो आंसर होगा वो होगा तांबा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी याद है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम धातुओं का उपयोग किया जाने वाला वो कौन सा धातु था? इसका करेक्ट आंसर होगा तांबा। ठीक है, पूर्व पाषाण युग में जीविका का मुख्य आधार था शिकार करना। चलेंगे आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सवाल है कि ऋग वैदिक काल में किस पशु को न मारे जाने योग्य कहा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय। ठीक है, गाय को काफ़ी पवित्र हिंदू धर्म में माना जाता है और इसे माता का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि न मारे जाने योग्य जो है वो पशु था वो था गाय। ठीक, और ऋग वैदिक अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसका आधार ही था पशुपालन, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्न में से कौन सी भाषा सीनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बोडो। ठीक है, अभी एक बात यहाँ पे करेंगे भारतीय संविधान के मूल में, ठीक है ना, अगर भारतीय संविधान के मूल की बात करें तो वहाँ पे 14 भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल था। ठीक है ना, 8वीं अनुसूची में शामिल था मूल, भारतीय संविधान के मूल में। लेकिन अगर वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में कितनी भाषा हैं? टोटल 22 भाषा हैं 8वीं अनुसूची में, है ना। आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि पुस्तक द गांधी द एसेंशियल गांधी के लेखक निम्नलिखित में कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? द एसेंशियल गांधी के लेखक है महात्मा गांधी। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ भी इन्हीं का आत्मकथा है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ भी इनकी ही आत्मकथा है। ठीक है, इनकी ही आत्मकथा है। यंग इंडियन हरिजन नवजीवन हिंदू स्वराज भी गांधी जी का लिखा हुआ है। ठीक है, यंग इंडिया की बात कर ले, यंग इंडिया की बात कर ले, हरिजन की बात कर ले, नवजीवन की बात कर ले, हिंदू स्वराज की बात कर ले, तो देख रहे हैं हिंदू स्वराज हो गया, नवजीवन हो गया, हरिजन हो गया, यंग इंडिया हो गया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हो गया, द एसेंशियल गांधी हो गया, सभी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना कब की थी? इसका जो करेक्ट आंसर है इनमें से कौन होगा आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 1448 ईस्वी में। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1448 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल, ध्यान रखिएगा। तो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सवाल नंबर 7 है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी जीव कौन सा है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। ठीक है, और डॉल्फिन गंगा नदी में सर्वाधिक पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। डॉल्फिन को सोंस नाम से भी जाना जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि डॉल्फिन को इसको 2008 में ईस्वी में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किया गया है। 2008 ईस्वी में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित इसे कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कैलिफोर्निया। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा कैलिफोर्निया। एक क्वेश्चन यहाँ से और भी आता है कि 1907 में ही क्या हुआ था? हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना किया गया था रामनाथपुरी के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि दक्षिण पश्चिम मानसून किस महासागर में उत्पन्न होता है? ठीक है, तो ये होता है हिंद महासागर में, ये होता है हिंद महासागर में। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। स्नूकर का खेल में कितनी गेंदों का प्रयोग किया जाता है? वो खेल से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 गेंदों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे।
टकला मकान रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो टकला मकान रेगिस्तान जो है चाइना में यानी चीन में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि बुध ग्रह का उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो बुध ग्रह का उपग्रहों का संख्या को होता ही नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, बुध ग्रह का कोई भी अपना उपग्रह है ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य का सबसे निकट ग्रह है। ठीक, तो ध्यान रखिए, एक तो बुध हो गया जिनके पास कोई उपग्रह नहीं, एक शुक्र भी ग्रह है जिनके पास क्या है, कोई भी उपग्रह नहीं है, ना ही बुध के पास कोई उपग्रह है। ठीक है, हाँ मंगल के पास ग्रह है। मंगल के पास दो इंपॉर्टेंट ग्रह जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, फोबोस एंड डीमोस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल के पास कितने उपग्रह हैं? तो दो उपग्रह हैं, नाम है फोबोस और डीमोस। ठीक है, टाइटन तो शनि का होता है, आपको पता है पहले से। बृहस्पति का गैनीमीड होता है, सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, चलिए 1673 ईस्वी में किसने पौंडीचेरी की स्थापना किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। फ्रैंको मार्टिन ने। ठीक है, फ्रैंको मार्टिन ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रैंको मार्टिन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। किस यंत्र का उपयोग विकिरण की माप के लिए क्यों उपयोग किया जाता है? तो विकिरण के माप के लिए यहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियोमीटर का। ठीक है, रेडियोमीटर का। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि परमाणु की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो जॉन डाल्टन को परमाणु की खोज का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, परमाणु की खोज के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे अगर बात करते हैं परमाणु संरचना की बात करेंगे तो परमाणु संरचना में ये दोनों आ जाएंगे, ये नील बोर और रदरफोर्ड। ठीक है, परमाणु संरचना में, परमाणु संरचना के में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या है? अभी मैंने कुछ इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि पृष्ठ तनाव का जो होता है ऐसा मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग या गरसोप्पा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है आपका जाकर कर्नाटक में, और किस नदी पर है? तो ये भी पूछा जाता है, शरावती नदी पर। ठीक है, शरावती नदी पर ये स्थित है। ठीक, आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सबसे व्यस्त नहर कौन सा है? तो सबसे व्यस्त नगर की बात करते हैं तो किल नहर है, सबसे व्यस्त नहर है। ये कहाँ है? जर्मनी में है। ठीक है, किल नहर की अगर बात करते तो ये किन सागर के बीच में है? तो किल नहर की अगर बात करते तो ये उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर के बीच में है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ये तो इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है। अगर इसके स्थापना की बात करें तो 1946 में ये इस्टेब्लिश का हुआ था। ठीक, किस राज्य में भीमबेटका की गुफाएं स्थित है? किस राज्य में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक, और ये मध्य प्रदेश की अगर बात करते हो यहाँ किस लिए फेमस है? तो रायसेन जिला में है, और ये पूरा पाषाणकालीन शैल श्रेयों और शैल चित्र को लिए। ठीक है, ये शैल चित्रों के लिए अभी हाल फिलहाल के पेपर, रेलवे के पेपर में ये पूछा गया, शैल चित्रों के लिए ये प्रचलित है। ठीक है, किस राज्य का नृत्य कर्मा है? किस राज्य में कर्मा नृत्य किया जाता है? तो झारखंड में किया जाता है। ठीक है, यहाँ का नृत्य है कर्मा, झारखंड में। और भी होता है जैसे कि छऊ भी यहीं का है। ठीक है, छऊ हो गया, एक दो नोट कर लीजिए। सरहुल जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, सरहुल हो गया। ठीक, तो छऊ और सरहुल भी काफ़ी बार पूछा गया है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि जीन्स का नीला रंग किस डाई के कारण होता है? ठीक है, जीन्स का नीला रंग किस डाई के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिगो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न से कौन सी गैस मुक्त होती है? ठीक है,
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाएंगे तो कौन सा, ठीक है, कौन सा अम्ल यहाँ पे कौन सी गैस विमुक्त होती है ना, ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, डी में से कौन सा होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे। आंसर हो जाएगा CO2 मीन्स की कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है कि बैंक हैंड ड्राइव, ठीक है, बैक हैंड ड्राइव, बैंक नहीं, इसको हटाइए, बैक हैंड ड्राइव शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस, लॉन टेनिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि सवाल पे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, कब हुआ था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हुआ था 1950 में। ठीक है, 1950 में। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि पानी का घनत्व कितना होता है। इनमें से पानी का घनत्व पूछा गया है आपसे कि पानी का घनत्व कितना होता है। ठीक है, ये बताना है आपको। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, आपका आंसर क्या होगा ये बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 किलो घन मीटर। चलिए, कावेरी नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, आपको ये बताना है कि कावेरी नदी इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात, है ना। एक चीज़ यहाँ पे और भी आता है कि कावेरी नदी जल विवाद जो हुआ था किन 2 राज्यों के बीच में है? कावेरी नदी जल विवाद, ठीक है, जल विवाद किस राज्य के बीच में है? तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और अगर बात करते हैं कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिला में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है ना। चलिए, और कावेरी नदी पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात यहाँ पे शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। कहाँ? तो कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि किस वर्ष भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। ठीक है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा कोशिका। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त। ठीक, इसको और भी नाम से जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। हाँ, ये तो हो गया। निम्नलिखित नदी में तो कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप जो है पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है, चलिए और एक चीज़ और है, कृष्णा नदी पर ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नागार्जुन बांध की अगर बात करें तो कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। ये दोनों अपने आप में रिलेटिव क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट धातु है ये आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट धातु है। जल्दी बताइए आप लोग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेपिस, जो कि एक कान की हड्डी होती है। ठीक है, कान की हड्डी होती है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि पीछे की ओर, ठीक है ना, पीछे की ओर उड़ने वाले पक्षी का नाम आपको बताना है कि पीछे की ओर कौन सी पक्षी उड़ती है, जल्दी से बताना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमिंग बर्ड। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं कि ऑक्टोपस का जो है खून का रंग कैसा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, यानी कि नीला। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, चलिए तो एक तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन आता है कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो ये है कहाँ पे? पुणे में, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? ठीक,
इसकी जो है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना की परिभाषित किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मीन्स की आर्थर ट्रांसलेन है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप जल्दी से बताएंगे हमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चलिए और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि रियाल किस देश की मुद्रा है। ठीक है, रियाल किस देश की मुद्रा है आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राज़ील।